हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एक फुल लेंथ टेस्ट, एक एफएलटी आपका। इसके पहले भी मैं आपका एक एफएलटी सॉल्व करवा चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया भी होगा और नंबर भी खुद इवेल्युएट जरूर किए होंगे। आज ये हमारा दूसरा एफएलटी है। ऐसे ही हम आपके पेपर से पहले बहुत सारे एफएलटी करवा देंगे जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ लोगों को लगेगा, मतलब एक दो बार मैंने कमेंट भी देखे हैं कि मैम एफएलटी का क्या मतलब होता है, पीवाईक्यू का क्या मतलब होता है। तो एफएलटी मतलब है आपका फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे, है ना। प्रोपोर्शनल बिल्कुल रहेगा, सबके जो आपके नंबर है, क्वेश्चन ऑफ नंबर, वो प्रोपोर्शनल वे में रहेंगे यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से एक रफ कॉपी लेनी है और जैसे ही मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाते जाऊंगी, आपको खुद से भी सॉल्व करना है और लास्ट में इवेलुएट करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ और से बहुत सारे लोगों को शेयर भी करना है, फिर उनसे नंबर जानना है कि आपका जिनसे कंपटीशन है, आप उनके कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, अभी आपको कितना और तैयारी करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर ही सब बने रहते हैं कि इतने दिन में कैसे तैयारी करें, 40 दिन में कैसे तैयारी करें। लेकिन अल्टीमेट आपका उद्देश्य क्या होता है कि आपके जब क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन बनने चाहिए, आपसे पेपर सॉल्व होना चाहिए। तो जब हम एफएलटी करते हैं तब आप देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप जितने अभी चीजें पढ़ रहे हैं, जितने फैक्ट आप पढ़ रहे हैं, उतने आपको याद हैं कि नहीं है। आप जो लगातार इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं वो किसी काम के भी हैं या नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको हर जगह बिल्कुल फैक्ट मिल रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देखें, चाहे आप टेलीग्राम पे देखें, नोट्स की नोट्स, मतलब आपको बिल्कुल हर जगह मिल रही है। लेकिन लास्ट में उद्देश्य क्या रहता है, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको जो चीजें पेपर में आती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो याद होना मेन उद्देश्य रहता है, इसलिए हमारा फोकस हमेशा किसमें रहता है, काम की चीजें करवाना। जैसे आपका हो गया एफएलटी, आप जब एक पूरा टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो हर एक यूनिट में कमांड है वो कैसा है, ओवरऑल आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी यूनिट आपकी अभी थोड़ा वीक है जिसमें थोड़ा काम करना भी बाकी है। साथ ही साथ मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप उस हिसाब से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा लेक्चर है, पूरे हमें क्वेश्चन करने हैं 100 तक, तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, मतलब वीडियो को पॉज करके आंसर लिखना है, फिर उसके बाद आंसर देखना है, ठीक है। तो सॉल्व जरूर करते चलिएगा साथ ही साथ में। सबसे पहला हो गया, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन द 6th सेंचुरी, फाहियान, ह्वेनसांग, सुंग युन और आइजिंग। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है कि मैं जो पेपर है वो कैसा बनाऊं। जैसे ये आपका पेपर है, वो मुझे मतलब मोर ओवर लेके चलना पड़ेगा कि जैसा प्रीलिम्स का पूछा जाता है पेपर। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बनाऊंगी तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार फालतू के क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा टफ बनाऊंगी तो कुछ बच्चों को तो काफी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमें नए क्वेश्चन जानने को मिले, काफी अच्छे टफ क्वेश्चन है। लेकिन कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि यार इतने टफ क्वेश्चन कौन पूछता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए एक पूरा बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से एफएलटी तैयार करना। मैं बहुत ही मेहनत से करती हूँ, मतलब मैं जितनी मेहनत एक एफएलटी को तैयार करने में करती हूँ, अगर मैं कोई और वीडियोस बनाऊं तो मैं 3-4 वीडियो बना लूं इसके कंपैरिजन में, इतना टाइम लगता है। तो जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए, इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम फाहियान की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आते हैं। उसके अलावा आपने ह्वेनसांग पढ़ा है, ये आपका बाद में आता है ना, 7वीं शताब्दी में। तो ये आपका कम से कम 4th या 5th सेंचुरी के टाइम पे आता है, सदी में। और बात करें ह्वेनसांग की तो ये आपका लगभग 7वीं शताब्दी में आता है, आपका 7th सदी में आता है। ये याद रखिएगा, ये है आपके सुंग युंग, ये बिल्कुल अलग है, ये 517 ईस्वी के आसपास आते हैं। ये आते हैं आपकी 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन पे, ठीक है। तो इनके टाइम भी जरूर याद रखिएगा, या तो आपसे राजा पूछ लेगा कि किसके टाइम पे आते हैं, या तो आपसे टाइम पूछ लेगा कि किस टाइम पे आपके चीनी यात्री आए। 3-4 नाम ही है आपके, फाहियान, ह्वेनसांग, सुंगयुंग और आइजिंग। 3-4 ही नाम है जो आपको पढ़ने हैं, जो फेमस चाइनीज ट्रेवलर हैं जो इंडिया आए थे, ठीक है।
फिर हो गया आपका जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? चंपा, कौशाम्बी, वाराणसी, गिरिब्रज। याद रखिएगा ये आपके बनारस से संबंधित थे। पार्श्वनाथ जी हमारे वाराणसी बनारस से संबंधित थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपको पार्श्व से रिलेट करना है बनारस। ठीक है, पार्श्वनाथ बनारस से रिलेटेड थे। फिर आता है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? फ्रॉम विच दर्शन इज द कर्मा प्रिंसिपल रिलेटेड? तो यहाँ पे है पूर्व मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, योग। तो आपका जो कर्मा प्रिंसिपल है वो रिलेटेड है पूर्व मीमांसा से। याद रखिएगा यहाँ पे पूर्व मीमांसा, मीमांसा से रिलेटेड है आपका कर्म का सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित करना है, इसमें नॉट करेक्टली मैच, सही सुमेलित नहीं है इसमें। यहां तरफ युद्ध लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है? ईयर लिखा हुआ है। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, मतलब अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि तैमूर का आक्रमण पूछा जा चुका है ये एक बार, ये आपका सही हो गया। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध जो है, याद रखिएगा द्वितीय युद्ध की बात कर रहे हैं, 1192। तालीकोटा 1565, ये भी आपको पता है, विजय नगर वाला है। घाघरा का युद्ध ये आपका गलत हो गया है ना, घाघरा का युद्ध ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाबर के टाइम पे ये होता है, तो ये याद रखिएगा। आपके जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो आपका मतलब अच्छे लेवल के भी हैं, बढ़िया मिक्स करके आपके हर एक यूनिट में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ आपके इजी क्वेश्चन भी हैं। कोशिश करिएगा कि एक भी आपका आसान क्वेश्चन गलत नहीं हो, है ना, आराम से उसको कोशिश करिएगा सही करने की, सॉल्व करने की। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, है ना, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सा था? तो याद रखिएगा इसमें आपका आता है खिलजी। आपका जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ वही था जो थोड़े लंबे टाइम तक रहा, उसके अलावा जो उसके मतलब पहले के राजा थे या उसके बाद के राजा थे तो वो सब बहुत कम कम टाइम के लिए थे। सबसे छोटा जो था वो किस वंश का था? आपके खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी से। याद रखिएगा कि इन्होंने बड़ी बाजार व्यवस्था वगैरह लागू करवाई थी, उस चक्कर में बहुत कम टाइम के लिए इनका शासन था, खिलजी। भारत का रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ है? ड्यूरिंग हुज टाइम द मैक्सिमम एक्सपांशन ऑफ रेलवेज टुक प्लेस इन इंडिया? डलहौजी, कर्जन, विलियम बेंटिक या लेटन? याद रखिएगा कर्जन के टाइम पे था। ये कर्जन कौन है? अपना बंगाल विभाजन वाला, तो कर्जन है। कर्ज ले लेके, याद कैसे कर सकते हैं? कर्ज ले लेके इसने बहुत सारा क्या किया था? रेलवे का विस्तार किया था। ठीक है, फिर भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वर द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे एस्टैब्लिश इन इंडिया? पहली बार हमने 3 यूनिवर्सिटी बनाई थी। कब बनाई थी? याद रखिएगा जब हम 1857 की क्रांति कर रहे थे और मतलब सारे लोग 1857 की क्रांति में लगे हुए थे, तो अंग्रेज जो है 3 यूनिवर्सिटी बना रहे थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में, जिससे वहां के लोगों को अंग्रेजी सिखा के हम बढ़िया अपने यहाँ काम करवा सके। तो ये जो है 3 यूनिवर्सिटी आपकी कब बनाई गई थी? 1857। एक तरफ क्रांति चल रही थी, दूसरी तरफ हम यूनिवर्सिटी बना रहे थे, है ना। इसी टाइम पे याद रखिएगा आपका वुड डिस्पैच आया था, उसी के मतलब रिकमेंडेशन पे हमने एजुकेशन के लिए ये सारी चीजें करी थी। फिर आता है मुस्लिम लीग की एक शाखा 1908 में लंदन में किसने स्थापना की थी? हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग इन लंदन इन 1908? याद रखिएगा लंदन में भी आपकी एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, एक ब्रांच की 1908 में। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि एक अदर जो ब्रांच है वो कहाँ एस्टैब्लिश हुई? लंदन में। कब हुई? 1908 में। की किसने थी? तो ये याद रखिएगा, ये है हमारे सर सैयद आमिर अली। याद कैसे कर सकते हैं? आमिर खान से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो आपका अमीर खान है, आमिर खान या अमीर खान जो है वो लंदन में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, है ना, तो एस्टैब्लिश किया था। आमिर खान मुस्लिम लीग लंदन में एस्टैब्लिश किया था और लंदन में एस्टैब्लिश करने के लिए 1908 से आप क्या कर सकते हैं? अड़ गए थे। तो आपके आमिर खान जो है अड़ गए थे कि हम लंदन में एक मुस्लिम लीग की ब्रांच जरूर एस्टैब्लिश करेंगे, तो आप आमिर खान से रिलेट कर सकते हैं ये। फिर आता है पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द पातालेश्वर महादेव टेम्पल लोकेटेड? आपका अभी 23 वाले में पूछा गया था किससे रिलेटेड? आपके मंदिर से लिखे, मतंगेश्वर मंदिर से रिलेटेड। याद रखिएगा ये आपका पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? आपके अमरकंटक में है। अमरकंटक का कैसे बना सकते हैं? एक तो आपको पाताल से रिलेट करना है ना, पाताल का मंदिर कहाँ मिलेगा? अमरकंटक में।
अमरकंटक में आपकी मान लीजिए निकल रही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जब निकलती है तो बहुत ज्यादा नीचे जाती है, मतलब ऐसे बिल्कुल लगता है जैसे पाताल में जा रही है। तो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, नर्मदा नदी निकल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पाताल में जा रही है। तो वहीं पे आपको पातालेश्वर मंदिर मिल जाएगा, है ना। वहां पे है नहीं, लेकिन आपको इमेजिन ऐसे करना है। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे हो जाएगा आपका? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में, ठीक है। फिर कोहबर छठी लोक चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? कोहबर छठी फोक पेंटिंग आर्ट इज रिलेटेड टू विच एरिया? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़। याद रखिएगा ये बघेलखंड से रिलेटेड है, ठीक है। बघेल, ये याद रखिएगा, बघेलों के यहाँ होता है कोहबर और छठी। तो बघेल जो है, मतलब ये बघेल बुंदेल आप ऐसे करके भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो बघेलों के यहाँ है क्या होता है? इनके यहाँ होता है कोहबर। कोहबर रखा जाता, कोहबर होता है एक, छठी होता है, ठीक है। ये तो दोनों आपके क्या है? लोक चित्रकला है। कोहबर छठी बघेलों से रिलेटेड है। फिर 1857 की क्रांति से संबंधित आपकी मुरार छावनी का संबंध किस जिले से है? मुरार कंटोनमेंट रिलेटेड टू रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? याद रखिएगा ये किससे है? ये आपके ग्वालियर जिले से रिलेटेड है। मुरार छावनी ग्वालियर जिला, ठीक है। ये हो गया आपका 1857 की क्रांति में। मुरार छावनी भी हमारी शामिल थी। फिर निम्नलिखित में से किस पुस्तक में परमार वंश की जानकारी मिलती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परमार डायनेस्टी इज फाउंड? अब आपको अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता कि कौन सी बुक हो सकती है, तो अब आप क्या करिए? एलिमिनेशन मेथड करिए। रसरत्नमाला आपके गोंड वाले संग्राम शाह की हो गई, ठीक है। गाथा सप्तशती भी आपको पता है, विनय पत्रिका भी आपको पता है। बचती है आपकी प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो है एक जैन साहित्य है, और इसमें आपके राजा मुंज के बारे में है, राजा भोज के बारे में है। राजा मुंज हो गया, आपके राजा भोज हो गया। तो याद रखिएगा राजा भोज के बारे में किसमें है? प्रबंध चिंतामणि। राजा भोज जो है प्रबंध करने के लिए, किसी भी चीज का प्रबंध करने के लिए काफी चिंतित रहते थे, तो या फिर राजा भोज काफी चिंता में रहते थे। तो चिंतामणि किससे रिलेटेड है? आपके परमार डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। एक जैन साहित्य है ये। फिर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मगध की सत्ता का विस्तार मालवा क्षेत्र में हुआ था? ड्यूरिंग हुज रेन डिड मगध पावर एक्सपैंड टू द मालवा रीजन? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, अशोक। याद रखिएगा ये हैं आपके शिशुनाग जी। शिशुनाग जी के टाइम पे मालवा तक फैल जाता है आपका मगध का विस्तार। आपको भी पता है 16 महाजनपद में हमारा जो मालवा वाला रीजन है, अवंती वाला है ना, वो भी आपका एक महाजनपद था। तो धीरे धीरे करते करते आपका मगध जो है महाजनपद, वो मालवा तक पहुंच जाता है शिशुनाग के टाइम पे। फिर देखिए कौन से स्वतंत्रता सेनानी काकू के नाम से प्रसिद्ध थे? विच फ्रीडम फाइटर वॉज फेमस एज काकू? भीमा नायक, चंद्रशेखर आजाद, रणमत सिंह या शंकर शाह? याद रखिएगा ये हैं आपके रणमत सिंह। रणमत सिंह को काकू भी कहते थे, आपके 1857 की क्रांति में थे, है ना, रीवा रियासत साइड से। तो ये आपके हो गए रणमत सिंह। रणमत सिंह काकू, तो काकू रणमत सिंह भी हम कर सकते हैं याद करने के लिए। किस युद्ध के पश्चात फारूकी वंश का अंत हुआ था? आफ्टर विच वॉर डिड द फारूकी डायनेस्टी एंड? फारूकी वंश का आपको याद होगा, मैंने बताया था कहां पे थे ये? बुरहानपुर में। बुरहानपुर। फारूकी जो है, फारूकी वंश वाले काफी बुरे थे, बुरहानपुर। और आपको भी पता है कि बुरहानपुर वाले इलाके में जो अकबर सीधे सीधे धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था, तो ये आपका खानदेश का युद्ध होता है 1601 में। 1601 में अकबर का जो लास्ट वाला आपका क्या रहता है? आक्रमण रहता है, लास्ट अभियान रहता है, उसमें आपका खत्म होता है फारूकी वंश। 1601 खानदेश का युद्ध होता है बुरहानपुर वाले इलाके से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस युद्ध के पश्चात होता है? खानदेश का युद्ध। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल नहीं था? Which of the following revolutionaries was not included in the पंजाब मेल मैसेकर? देवनारायण तिवारी, दलपत राय, यशवंत सिंह या अर्जुन सिंह पटेल? याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप जाना चाहें किसी सरनेम से, तो एक तो तिवारी जी हैं, एक राय जी हैं, एक सिंह जी हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए सिंह सिंह दो आ गए तो फिर क्या करेंगे? तो याद रखिएगा एक है यशवंत सिंह। इनका यश बहुत दूर दूर तक फैला था क्योंकि उन्होंने पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल थे। एक ही है यश, एक है दलपत, एक है देवनारायण। तो देवनारायण, नारायण जी तिवारी जी हैं हमारे, तो नारायण तिवारी जी हैं, एक देवराय जी आपके दलपत राय जी हैं, एक यश जो है, सिंह जो है उसका यश बहुत फैला हुआ है, तो यशवंत सिंह है आपके। ये अर्जुन सिंह नहीं है शामिल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अर्जुन सिंह पटेल शामिल नहीं है। देवनारायण, दलपत, यशवंत, एक तो आपके डी से हो गए 2 और एक हो गया आपका वाई, DDY हो गया, ठीक है। दलपत, देवनारायण और यशवंत।
फिर धार्मिक स्थल चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। द रिलीजियस प्लेस चित्रकूट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर। फिर यहाँ पर कामतगिरी जैन तीर्थ के स्थल भी स्थित है। कामतगिरी जैन पिलग्रिमेज साइट इज ऑल्सो सिचुएटेड हियर। असत्य कथन बताना है। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पे क्या पूछा हुआ है ना, दिमाग में ऐसा क्लिक किया कि हाँ दोनों सही है और हमने एक और दो दोनों कर दिया। बात क्या है, यहाँ पे असत्य पूछा हुआ है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, तो ये हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके दोनों कथन सत्य है ना। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, बनते हुए क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है क्योंकि वो आपको पीछे करते हैं, तो आपके बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। दोनों सही हैं, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे, कामतगिरी जैन स्थल चित्रकूट। फिर शिवा बावनी छत्रसाल दशक किसकी रचनाएं हैं? हुज क्रिएशन वाज द शिवा बावनी एंड छत्रसाल दशक? भवभूति, केशवदास भूषण और पद्माकर, ये किसकी हैं? ये आपकी है भूषण की। छत्रसाल दशक, भूषण हजारा भी है, भूषण जी ने अपने नाम पे भी लिखी है, जैसे भूषण हजारा वगैरह हो गया, और छत्रसाल जी के नाम पे भी लिखी है तो छत्रसाल दशक वगैरह हो गया। एक शिव जी के नाम पे भी लिखी है, जैसे हो गया आपका शिवा बावनी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शिवा बावनी या शिव बावनी। उसके अलावा छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, ये सब किसकी हैं? आपके भूषण जी की, ठीक है। तो छत्रसाल जी से रिलेटेड हो गया और शिव जी से रिलेटेड हो गया। शिव जी और छत्रसाल किसके भूषण थे? ठीक है, भूषण, शिव जी का भूषण, कुछ भी करके आप रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो आपकी याद रखिएगा तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की है। वैसे भी हम भीम को अगर रिलेट करेंगे तो भीम किसके टाइम पे थे? कृष्ण जी के टाइम पे थे, ठीक है। उसके अलावा तुंगभद्रा भी आप कर सकते हैं, महाभारत का कोई कैरेक्टर रहा होगा तो तुंगभद्रा भीमा दोनों किससे रिलेटेड हो गए? आपके कृष्ण जी से रिलेटेड हो गए, ठीक है। तो कृष्णा रिवर की ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों को बढ़ते क्रम से लगाएं, लिस्ट द स्टेट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है यहाँ पे। तो याद रखिएगा सबसे, यहाँ पे अगर देखें कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो सबसे पहला है आपका सिक्किम, सिक्किम, और वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। सिक्किम के बाद कौन सा आता है? तो सिक्किम के बाद आता है आपका मिजोरम। याद करने के लिए आपको हमेशा हर एक राज्यों का शॉर्ट फॉर्म लगा के बना के मतलब याद रखना है। जैसे मिजोरम का हम बनाते हैं राम जी, तो सिक्किम के बाद राम जी में थोड़ा जनसंख्या कम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो फिर सिक्किम पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे अरुणाचल, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे है अरुण, अरुण जो है वो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है आपका गोवा। याद रखिएगा अरुण के बाद गोवा में जनसंख्या कम है, फिर गोवा के बाद 5वें नंबर में आता है आपका नागालैंड, ठीक है, फिर आता है आपका नागालैंड। तो आपका हो गया राम जी, राम जी के बाद अरुण, अरुण के बाद आपका गोवा। तो आपका जो राम जी है अरुण के साथ कहाँ जाते हैं? गोवा घूमने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे नागा लोग रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, तो नागालैंड आपका आएगा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, पहला दूसरा, फिर आपका 4 और फिर 3, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ये याद रखिएगा पहले राम जी हैं, फिर अरुण के साथ जाते हैं गोवा घूमने, उसके बाद नागा आपके नाराज हो जाते हैं। ये है न्यूनतम जनसंख्या का क्रम। आपको एटलीस्ट 3 से 4 याद रखने हैं क्योंकि अभी आपने देखा है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटेल में भी। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? वेयर डज द नॉर्वेस्टर, यहाँ पे नॉर्वेस्टर, ठीक है, ओरिजिनेट, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? तो आपका तूफानी बिल्कुल हवाएं यहाँ पे चलती हैं, कहाँ पे होता है? ये होता है आपका छोटा नागपुर पठार से, याद रखिएगा। फिर जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह वाला इलाका हो गया, पूर्वी बिहार हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है इसकी वजह से, तो ये आपका नॉर्वेस्टर छोटा नागपुर पठार से इसकी उत्पत्ति होती है, ये याद रखिएगा। फिर बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से अधिक चक्रवात निर्मित होते हैं। मोर साइक्लोन आर फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल देन इन द अरेबियन सी। ये हो गया आपका दूसरा। भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या चक्रवाती तूफान के प्रभाव क्षेत्र में है। अबाउट 1/3 इंडियाज पॉपुलेशन इज इन द इम्पैक्ट जोन ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, है ना। आपका ये आपदा वाला जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य कथन बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहली बात ये तो बिल्कुल सही है कि आप देखेंगे यहाँ पे जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ जो है बे ऑफ बंगाल में यहाँ साइक्लोनिक कंडीशन ज्यादा आती है आपके अरब सागर से ज्यादा, है ना। तो ये आपका अरेबियन सी से ज्यादा आती है बे ऑफ बंगाल में, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा 1/3 जनसंख्या, और देखिए 1/3 मतलब हम यहाँ से बात करें पूरा गुजरात से लेके ये पूरा यहाँ तक आपका पश्चिम बंगाल तक, वो भी अगर ज्यादा बड़ा साइक्लोन आ गया तो आपको भी पता है कि काफी अंदर तक चला जाता है, यहाँ से जैसे प्रभावित करता है राजस्थान तक,
तो ये चीज जो है आपके 1/3 जनसंख्या तो जरूर कवर करती होगी। हमारे बड़े बड़े राज्य आते हैं यहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितनी ज्यादा जनसंख्या है, तो ये सारी चीजें 1/3 तो कवर करता ही होगा। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। वैसे जैसे ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये चांसेस कम रहते हैं गलत होने की, क्योंकि पीएससी कभी नहीं चाहेगा कि आप बहुत डिटेल में कोई फैक्ट याद रखें। हाँ, ओवरऑल जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। पेपर जरूर उठा के आप प्रीवियस ईयर के देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि फैक्ट आपको कभी कभी बहुत डिटेल में अगर पूछेगा तो ऑप्शन बहुत आसान आसान से दे देगा, कि अगर क्वेश्चन कठिन है तो ऑप्शन इतने अच्छे रहेंगे आसान आसान से कि आप एलिमिनेट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई डिटेल वाला क्वेश्चन है वो हमेशा सही रहता है, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ कि वो सही रहता है। फिर बैरोमीटर में अचानक गिरावट होने पर कौन सा मौसम दशा इंगित होती है? विच वेदर कंडीशन इंडिकेटेड बाय अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर? बैरोमीटर में सडन फॉल है, क्या दिखाता है? ये दिखाता है तूफानी मौसम, कि अभी बिल्कुल बहुत तूफान आने वाला है, क्योंकि बैरोमीटर में सडनली क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, ठीक है। चक्रवात वगैरह का आप जब देखते हैं कंडीशन तो यही रहता है। फिर श्रेष्ठ जिंक भंडार क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द बेस्ट जिंक डिपॉजिट एरिया लोकेटेड? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। याद रखिएगा, सबसे जिंक कहाँ मिलेगा आपको ज्यादा? राजस्थान में। तो राजस्थान में जिंक लगभग आपका मतलब 80 से 90% जिंक आपको राजस्थान में मिलेगा। तो जिंक याद कैसे कर सकते हैं? जिंक यहाँ पे जो मतलब ये जिंक का आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे जोमैटो वाली जो वो है एड वगैरह देखते होंगे ना, तो उसमें बिल्कुल लास्ट में से जिंक सी आवाज आती है ना, तो उससे भी कुछ रिलेट कर सकते हैं जोमैटो का राजस्थान से। या फिर बहुत अगर बड़ा पड़ता है तो आप ऐसे ही कर दीजिए, है ना। राजस्थान मतलब थोड़ा सा आपका इलाका कैसा रहेगा? रेगिस्तानी इलाका आपका इमेजिनेशन में आएगा, है ना। उसके अलावा आप वहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जिंक भंडार इमेजिन करेंगे, ठीक है, कि जिंक टाइप का है आपके राजस्थान, मतलब थोड़ा सा तूफानी वाला जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पे। या आप ये भी कर सकते हैं कि जोमैटो जो है वो खड़ा हुआ है रेगिस्तान वाले इलाके में डिलीवर करने के लिए, तो लेकिन ये है जिंक, याद रखिएगा, जिंक को हम रिलेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र पठार का भाग नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू, महादेव उच्च भूमि, बालाघाट पठार, अजंता की पहाड़ियां और मलकानगिरी पठार। ये आपका मलकानगिरी पठार है। अगर आप पूरा महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र के काफी मतलब यहाँ पे जैसे बालाघाट वगैरह हो गया, ये आपका हरिश्चंद्र हो गया, ये अजंता हो गया, सतमाला हो गया, कलसुबाई हो गया, यहाँ पे आपका महादेव वाला इलाका हो गया। तो ये पूरा जो इलाका है ऐसे बिल्कुल फैला हुआ है, और ये आपका मलकानगिरी इस इलाके में आपके महाराष्ट्र प्लेटू का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पठार जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे आएगा। कोयले की जलने से निकलने वाले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सॉलिड सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल कॉल्ड? तो यहाँ पे फॉग, फ्लाई ऐश, स्मोक कोई नहीं, तो आपको ये पता ही है, फ्लाई ऐश कहते हैं इसको, है ना। फ्लाई ऐश काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है, छोटे छोटे आपके पीएम पार्टिकल्स रहते हैं, तो पीएम पार्टिकल इसमें बहुत छोटे छोटे रहते हैं, काफी नुकसानदायक होता है फ्लाई ऐश। फिर भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ये याद रखिएगा, जैसे ही आप आजाद होते हैं तो अगले साल आप क्या बनाते हैं? सबसे पहले आप बनाते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग, आप बनाते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन, क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए ही थी, तो सबसे पहले फोकस किया जाता है कि चलो एटॉमिक एनर्जी बनाने पे फोकस करते हैं। तो जैसे ही हम आजादी 1947 में, उसके जस्ट बाद 48 में हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग बनाते हैं, ठीक है। फिर मयूरभंज और क्योंझर का संबंध किस खनिज से है? मयूरभंज एंड क्योंझर आर रिलेटेड टू विच मिनरल? कोयला, मैंगनीज, लोहा, चांदी। याद रखिएगा, आपका मयूरभंज और क्योंझर ये रिलेटेड है आपके लोहा से, ठीक है। तो मयूर जो है, याद रखिएगा, आपका जो मयूर है, मयूर के घर में बहुत ज्यादा क्या होता है? लोहा होता है। कहाँ से है ये? उड़ीसा से है। तो आप जब खनिज पढ़ेंगे तो वहां पे मयूरभंज और आपका क्योंझर बहुत इंपॉर्टेंट है लोहे के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, मयूर के घर में आपको बहुत सारा लोहा मिलने वाला है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आदि क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। एरिया लाइक गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, सेंट्रल महाराष्ट्र एक्सेट्रा फॉल इन द ड्रॉट प्रोन एरिया। यह क्षेत्र द्वितीयक हरित क्रांति के संभावित क्षेत्र हैं। दिस एरिया इज अ पोटेंशियल एरिया फॉर सेकेंडरी ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया है कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, पहले तो मेन एरिया पे फॉलो करता है जहां पे पानी ज्यादा है ना, जहां पे हम अच्छे तरीके से पानी वगैरह यूज कर सकते हैं वहां। उसके बाद धीरे धीरे अलग एरिया में बढ़ रहा है। द्वितीयक हरित क्रांति जो है वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है कि जहां पे आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र है हम वहां पे आप
क्या करेंगे, मतलब हरित क्रांति लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये दोनों बिल्कुल सही नहीं है। असत्य कथन बताना है तो आपका असत्य कथन है कौन सा, 2, केवल 2, क्योंकि ये जितने भी एरिया हैं, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा वाला इलाका आपको पूरा पता ही है, उसके अलावा सेंट्रल महाराष्ट्र, तो ये सब आपके सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। फिर आगे आपका मंगला भाग्यम ऐश्वर्य नामक क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। द एरिया नेम्ड मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य आर रिलेटेड टू विच मिनरल। याद रखिएगा ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। पेट्रोलियम कहाँ मिला है, ये राजस्थान में, राजस्थान। ये जो आपकी जो है ना अलग अलग साइट्स हैं जो हमें राजस्थान में मिली हैं, जहां से पेट्रोलियम मतलब निकल रहा है आपका। तो बहुत, अभी आपको पता था कि बहुत लिमिटेड एरिया है भारत के पास, कुछ और नए क्षेत्र मिले हैं राजस्थान में। तो ये आपके जो इलाके हैं, ऐश्वर्य हो गया, भाग्यम हो गया, मंगला हो गया, ठीक है। इसके अलावा सरस्वती, 1-2 और नाम आपको मिलेंगे राजस्थान में जहां से पेट्रोल निकाला जा रहा है। फिर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट इन इंडिया आर। तो कमर्शियल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं ऊपर से भारत में, तो आपको पता है कमर्शियल कब होगा, जो सबसे ज्यादा होगा। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा है, तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ व्यावसायिक वन कौन सा होगा आपका, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उसके अलावा आप देखेंगे सदाबहार वन, शंकुधारी वन, या आपका अर्ध सदाबहार वन। तो ये सब तो आपके पता है बहुत लिमिटेड है, तो व्यावसायिक वन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। फिर विपर्जय नामक चक्रवात ने भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया था। विच रीजन ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड बाय साइक्लोन। ये आपका है विपर्जय, ठीक है, विपर्जय। तो ये आपका करंट, मतलब ये आपके साइक्लोन वाले मतलब जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड है, जो कि आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन में है। तो ये कहाँ आया था, ये आपके गुजरात वाले इलाके में प्रभावित किया था विपर्जय ने, याद रखिएगा। तो विपर्जय, बहुत ज्यादा जॉय मतलब खुशी, तो जॉय किसको थी, गुजरात को थी। ऐसे थी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन ठीक है, जॉय की बात कर रहे हैं। विपर्जय कहाँ आया था, आपके गुजरात वाले इलाके में। फिर उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्री। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सह्याद्री वाला कौन सा इलाका है ना। तो पश्चिमी घाट में भी हम, जब आपका ये टॉप वाला है इसको बोलते हैं सह्याद्री, उत्तरी वाला जो है उसमें भी आपका उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री है। उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है आपका कलसूबाई, कलसूबाई या कालसूबाई जो भी है। तो याद रखिएगा हमारी जो कलसूबाई है, कलश लेकर आती है हमारी बाई, तो जो हमारी कलसू जी हैं, कलश जो है वो उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और अगर दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो फिर आता है आपका कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है उत्तरी सह्याद्री का है। तो ये आप जब पढ़ेंगे पर्वत वगैरह तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उत्तरी सह्याद्री वेस्टर्न घाट का वैसे पार्ट है ये सारी चीजें। तो उत्तरी सह्याद्री का हो गया आपका कलसूबाई, कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र वाले इलाके में। फिर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस एकमात्र संभाग के सभी जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है, ये क्वेश्चन आप बहुत बार देख चुके हैं। अब कौन सा ऐसा संभाग है जिस संभाग के सारे जिलों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द ओनली डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। जब आप ऑप्शन देखेंगे भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, तो आपको भी पता है, मैप आपने सारा याद किया है, मैंने खुद आपको याद करवाया। तो मैप में आपको भी पता है कि यहाँ पे जैसे उज्जैन की बात करें तो इतना इलाका, इंदौर इतना इलाका, जबलपुर इतना इलाका, तो आपका सिर्फ भोपाल ही बचता है जहां से सारे के सारे जितने भी जिले हैं वहां से क्रॉस होने के चांसेस हैं कर्क रेखा के, है ना। तो कौन सा होगा आपका, भोपाल। तो यहीं पे आपके मैप वगैरह कितने काम में आ जाते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है सारे के सारे याद करने की, जिले की यार अब याद करें बैठ के कि भोपाल के आ रहे हैं सारे की नहीं आ रहे हैं। आपको बस लोकेशन अगर पता रहेगी तो आप एलिमिनेट बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे कि ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनके कुछ कुछ जो जिले हैं वो बहुत दूर दूर भी जा रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त कितने वन वृत्त हैं। हाउ मेनी फॉरेस्ट सर्कल आर देयर इन मध्य प्रदेश। ये कितने हैं, आपको 16 मिलेंगे। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में वन वृत्त कितने हैं, 16 साल की उम्र, 16 साल बोलते हैं 16 साल की हो गई, तो 16 साल कितने हैं आपके वन वृत्त मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उत्पादित पीताम्बरी जो है वो किसकी किस्म है। पीताम्बरी प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश इज हुज वैरायटी। सरसों, सोयाबीन, अरहर, चना, ये आपकी सरसों की वैरायटी है। सरसों, वैसे भी पीताम्बरी पीला कलर, पीले कलर में आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं आपका सरसों का खेत पीला कलर का बहुत सुंदर सा। तो सरसों को आपको इमेजिन किससे करना है, पीताम्बरी से, ठीक है। तो पीताम्बरी आपके सरसों की एक वैरायटी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है। विच इज द ओनली यूरेनियम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
यूरेनियम कहाँ हो रहा है सिर्फ, तो ये हो रहा है आपके शहडोल में, ठीक है। अब यूरेनियम इतना ज्यादा हो रहा है कि उसको इतनी ज्यादा खुशी है कि वो सह नहीं पा रहा है ना, इतनी खुशी है क्योंकि उसके पास, सिर्फ उसके पास क्या है, यूरेनियम है, तो उसकी खुशी वो क्या है, सह नहीं पा रहा है, शहडोल, और डोल रहा है, बिल्कुल डोल रहा है, डांस कर रहा है, जो भी आप चाहें इमेजिन कर सकते हैं। शहडोल हो गया एकमात्र यूरेनियम। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वाले जिलों को बढ़ते क्रम में जमाना है, अरेंज द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको भी पता है डेंसिटी सबसे कम कहाँ की है, तो सबसे पहले है आपकी डिंडोरी की, तो ये पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद आता है आपका श्योपुर, और उसके बाद आता है आपका पन्ना। तो आपका पहला है 3, फिर उसके बाद 2 और फिर 1, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका डिंडोरी। डिंडोरी के बाद इमेजिन कैसे करेंगे, जब आप मैप इमेजिन करेंगे पूरा, ठीक है, तो याद रखिएगा डिंडोरी, डिंडोरी के बाद आपको जाना है यहाँ श्योपुर वाले इलाके में, फिर आना है इधर पन्ना वाले इलाके में, कि श्योपुर वाला भी इलाका जो है काफी मतलब बेचारा यहाँ पे अलग थलग सा है, तो श्योपुर वाले इलाके में भी फिर जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व, उसके बाद फिर आपका पन्ना आता है। तो डिंडोरी, श्योपुर, फिर उसके बाद पन्ना। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें बताना है अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये हो गया बुरहानपुर, गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, और कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है, ये है आपका अंगूर। अंगूर क्योंकि कहाँ कर रहे हैं, अंगूर तो हम रात को खा रहे हैं, तो ये हो गया आपका रतलाम। और बुरहानपुर, बुरहानपुर क्या है, बुरहानपुर में केला हो रहा है सबसे ज्यादा, तो केला अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर। और आपका अंगूर, अंगूर हम खा रहे हैं रात को, तो ये हो गया रतलाम से रिलेटेड। उसके अलावा गन्ना आपका नरसिंहपुर, चावल बड़वानी, कपास खरगोन, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज मध्य प्रदेश स्टेट, यहाँ पे हो गया स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश। अच्छा स्टेट फॉरेस्ट है, स्टेट वन विकास निगम, तो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश। अब यहाँ पे देखना है कि आप देखेंगे यार यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, मतलब आपका डेट वगैरह भी लिखा हुआ है मंथ के साथ। फिर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे आपके जो ईयर है वो अलग अलग है, तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ईयर याद रखना है। हमने वन विकास निगम जो है कब किया था, 24 जुलाई 1975। 1975 का हम क्या याद करते हैं, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में हमने वन विकास निगम बनाया। वन विकास हो नहीं रहा था, इसलिए हमने इमरजेंसी में फिर वन विकास निगम बनाया। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ द लॉ? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, विधि का शासन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या पीपल अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। तो इसमें विधि का शासन क्या होगा? तो आपको भी पता है विधि का शासन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। तो हो गया 1 और 2, ये हो गया केवल 1 और 2। सरकार के प्रति जन दायित्व जो है, जन उत्तरदायित्व, वो बिल्कुल नहीं है ना, पीपल अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये आपका नहीं है। फिर इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? याद रखिएगा हम, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिटरी एलिमेंट। यूनिटरी एलिमेंट की बात कर रहे हैं इंडियन फेडरल सिस्टम में। यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, या अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ये आपका यूनिटरी नहीं है, फेडरल आ जाएगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब हमें बताना है कौन से तत्व हैं, तो कौन से हैं, 2, 3 और 4। ये 2, 3 और 4 ये आपके क्या है, ये हैं आपके एकात्मक यूनिटरी एलिमेंट, जो भी हमारे इंडियन संविधान में है, इंडियन व्यवस्था में है, ठीक है। फिर यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इफ अ वैकेंसी rise in the post of president and there isn't a vice president too, then who will be appointed as the acting प्रेसिडेंट? तो याद रखिएगा अगर हम प्रेसिडेंट को हटा दें तो आपको भी पता है प्रधानमंत्री को बनाएंगे नहीं, है ना। प्रधानमंत्री की एड एंड एडवाइस पे आपके राष्ट्रपति काम कर रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति किसको बना सकते हैं? सबसे ऊंची पोस्ट है पूरे भारत की, है ना, हमारे पूरे देश की। तो फिर आपके कौन सबसे बड़े पोस्ट वाले बचते हैं? ये बचते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर ये बनाए जाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो याद रखिएगा
यहाँ पे अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर मुख्य जो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वो बनाए जाते हैं मुख्य न्यायाधीश आपके सुप्रीम कोर्ट के, है ना, तो सीजेआई बनाए जाते हैं। फिर राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? द प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 70, 71, 72, 73 याद रखिएगा, ये है आपका अनुच्छेद 171। आपको पॉलिटी के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करने हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो थोड़ा काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा है उनका पॉलिटी हो गया, मतलब हिस्ट्री वगैरह तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस जैसा चला जाता है कि किसी ने नहीं पढ़ा होता, लेकिन पॉलिटी जो है वो सबने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रखी होती है। तो आपको भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पॉलिटी वाले क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप एक भी क्वेश्चन उसके गलत कर रहे हैं तो आप सोचिए कि 2-2 नंबर करके आप कितना पीछे जा रहे हैं। तो इसके एक एक अनुच्छेद अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, हर एक प्रावधान आपको प्रोविजन अच्छे से सारे याद होने चाहिए, है ना। तो आपका ये जो काउंसिल है वो किसमें है? आपके 171 में। फिर सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। ये जो आपका न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, लिमिटेशन ऑन जुडिशियल रिव्यू पावर, 38वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, 44वां संविधान संशोधन, मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष घटाना, 62वां संविधान संशोधन, रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना, एडिंग द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल, 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये आपका कौन सा है? मताधिकार की आयु जो है 21 से 18 करना है। 61वां नहीं है ये आपका, 62वां नहीं है, ये कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 61 साल में हमने डिसाइड किया कि जो आपके मताधिकार की आयु है, वोट देने की जो एज है वो हम क्या करेंगे? इस 21 से 18 करेंगे। कब हमने डिसाइड किया था? 61 साल में, है ना। तो 61 साल आपको यहाँ पे याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is it prohibited for the courts to investigate the proceeding of parliament? मतलब पार्लियामेंट में कुछ भी चल रहा है, मारपीट कुछ भी चल रहा है, कोर्ट नहीं इंटरफेयर कर सकता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 122। 122 में सीधे सीधे संविधान ने मना किया है कि संसद की कार्यवाही में आपके जो न्यायालय हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर गांधीज्म एंड सोशलिज्म अ स्टडी इस मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल द्वारा लिखी गई है? ये आपके जो गांधीज्म सोशलिज्म एज स्टडी हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? ये हमारे गवर्नर लिखी है पट्टाभी सीतारमैया जी ने, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया आपको पता ही है कितनी ज्यादा पढ़ती थी आपकी गांधी जी से। तो ये गांधी जी के बारे में इन्होंने गांधीज्म एंड सोशलिज्म इसके बारे में बुक लिखी है। फिर मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सर्वाधिक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? अगेंस्ट विच चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज ब्रॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 टाइम्स? ये किसके खिलाफ लाया गया था? ये थे आपके अर्जुन सिंह। याद रखिएगा अर्जुन सिंह घूम घूम के मुख्यमंत्री बन भी रहते हैं और उनके खिलाफ सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका जो ये अविश्वास प्रस्ताव है वो भी आया था 5 बार, ठीक है। तो अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह की फोटो देख लेंगे तो इमेजिन हो जाएगा अच्छे से इनके खिलाफ आया था। फिर मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज आल्सो बीन द गवर्नर ऑफ ओडिशा? याद रखिएगा तो ये है आपके कैलाश नाथ काटजू जी। इसके अलावा ये रक्षा मंत्री वगैरह भी थे, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल में भी काफी इन्होंने अच्छा काम किया था। उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो आपके कैलाश नाथ काटजू उड़ीसा के ये राज्यपाल भी बने थे। स्थानीय शासन विषय संविधान के 7वीं अनुसूची के किस निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित है? द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस में जाएगा? ये जाएगा आपके राज्य सूची में। स्टेट लिस्ट का भाग है ना आपका जो स्थानीय सुशासन है, आपको भी पता है। फिर सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा मुख्यमंत्री, यह आपका भाई महावीर है। यह है आपका भाई महावीर। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान में जन्म है इनका। सरोजनी सक्सेना पहली महिला राज्यपाल, केसी रेड्डी मैसूर मुख्यमंत्री। तो आपको सीधे सीधे पता है ये आपकी सरोजनी सक्सेना जी ये आपकी राज्यपाल नहीं है, पहली महिला क्या है? ये है आपकी पहली महिला जज, न्यायाधीश, है ना। न्यायाधीश है आपकी सरोजनी सक्सेना जी। सरोजनी सक्सेना न्यायाधीश बनी थी, सरला अग्रवाल है आपकी राज्यपाल, ठीक है।
सत्य कथन बताना है, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। द लीडर ऑफ अपोजिशन गेट्स द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा, मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष आपके विष्णु विनायक सरवटे हैं। द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ मध्य प्रदेश इज विष्णु विनायक सरवटे। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है ना, इसमें एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रह गया है। तो आपको ये पता है कि विष्णु विनायक सरवटे जी जो है ये नेता प्रतिपक्ष नहीं है। कौन से थे आपके? तामशकर जी थे, है ना, तामशकर जी, तामशकर जी हैं। तो ये हो गया सत्य कथन केवल एक, कि आपके जो विपक्ष के नेता है उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश इज नॉट ट्रू? भौतिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण, द्वितीय हरित क्रांति में अनुसंधान, या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास। तो ये आपको भी पता है, मैंने आपको डिटेल में बताया है जब हम सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे। हरित क्रांति के अनुसार मतलब द्वितीय हरित क्रांति में अनुसंधान, रिसर्च इन सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये नहीं आता है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज कितने मध्य प्रदेश में? कितने हैं आपके? 44 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 44 नेशनल हाईवेज मध्य प्रदेश में। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? विच कमिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन? नीरज कुमार गुप्ता कमेटी थी, याद रखिएगा। ये नीरज गुप्ता जी थे, तो नीरज गुप्ता जी थे, याद रखिएगा। नीरज, आपका अगर कोई फ्रेंड है नीरज तो उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर गुप्ता जी से भी कर सकते हैं। तो नीरज गुप्ता जी जो हैं वो क्या थे? उन्होंने कैशलेस लेन देन के लिए बढ़ावा देने के लिए समिति बनाई थी सरकार ने। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्टार्टेड? याद रखिएगा 2015 में हमने स्टार्ट किया था ग्रामीण आवास, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें शहरी आवास योजना थी। 16 में हमने फिर आके ग्रामीण आवास योजना को भी थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। तो 16 में चालू हुआ था आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। योजना का ईयर आता है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे पूछ चुका है, तो ये ईयर जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की अधिसंरचना विकास से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट ट्रू? भोपाल को सिंगरौली से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत 2030 तक घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य, ये इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये आपको याद ही होगा कि हम अभी ताजा बिल्कुल 2024 में ही हमने लक्ष्य बनाया था हर घर जल पहुंचाने का, 2030 तक नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया अधोसंरचना विकास में। फिर सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमें बताना है असत्य कथन, याद रखिएगा यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। 1988 में स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में है, तो ये हो गया आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। फिर G20 में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन G20? ये है आपका ईरान। अफ्रीकन यूनियन हो चुका है, यूरोपियन यूनियन पहले से ही था, भारत हमारा है ही, ईरान शामिल नहीं है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किस वर्ष लागू की गई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी इंप्लीमेंटेड? याद रखिएगा हम नीति की बात कर रहे हैं, तो अभी नीति कब आई है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नीति ये आई है 2016 में, ठीक है। तो ये 16 साल की आपकी कन्या, ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति से संबंधित है, ठीक है, 2016। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस लक्ष्य में शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो मैंने बताया आपको 2 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। एक तो है कि आपका लाइफ बिलो लैंड, लाइफ बिलो वाटर जो है ना, पानी में जो आपका है, हम जो टॉप है 15 नंबर वाला लाइफ ऑन लैंड, उसमें क्या कर रहे हैं? टॉप कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास समुद्र तो है ही नहीं, तो लाइफ बिलो वाटर वाला जो है, जो कि है 14, उसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। उसके अलावा एक जो आपका पार्टनरशिप वाला है 17, उसमें तो कोई है ही नहीं, मतलब वो किसी राज्य के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश 14 में शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? समुद्र नहीं है ना, मतलब कोस्टल इलाका नहीं है, तो वो वाला नहीं होगा। फिर सार्क के विशेष निकाय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसके पहले वाला हो गया ना, ठीक है। Which of the following is not included in the special body of SARC? SARC की मैंने बताई है स्पेशल बॉडी कौन कौन सी है, जैसे कि सार्क डेवलपमेंट फंड,
फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, शार्क मध्यस्थता परिषद, आर्बिट्ररी काउंसिल, इसके अलावा शार्क आर्थिक विकास परिषद। याद रखिएगा आर्थिक विकास की बात हम नहीं करते हैं शार्क में, तो यहाँ पे कोई परिषद नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फिर स्थानीय शिल्प या कौशल का संरक्षण और विकास और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल क्राफ्ट, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, कृषि बागवानी वस्तुओं के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, टू प्रमोट लोकल प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैं बताया सत्य कथन नहीं है। द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दोनों आपको समझ में आ रहा है कि ठीक ही ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग भी बढ़ानी होगी, साथ ही साथ हमें संरक्षण भी करना होता है शिल्प का, कौशल का, स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा भी देना है। दोनों सही लग रहे हैं, तो कथन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों सत्य हो गए, ठीक है। तो हमें असत्य पूछा हुआ था। फिर आदित्य L1 मिशन सूर्य के किस भाग का अध्ययन करेगा? विच पार्ट ऑफ द सन विल आदित्य L1 मिशन स्टडी? कोर, कोरोना, कन्वेक्टिव जोन या कोई नहीं? इनमें से कोरोना वाले पार्ट की करेगा, याद रखिएगा कोरोना वाले पार्ट की करेगा। उसके अलावा जितने भी आपके वेव्स वगैरह हैं, है ना, सोलर फ्लेयर वगैरह हैं, उनकी भी स्टडी करेगा। तो ये आदित्य L1 का क्या हो गया? मिशन हो गया। अमाइलेज एंजाइम का स्राव मनुष्य की किस ग्रंथि से होता है? माइलेज एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग? लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या अमाशय? तो याद रखिएगा अमाइलेज सबसे शुरू में हो जाता है, ये होता है आपके लार ग्रंथि से, ठीक है, लार ग्रंथि से ही हो जाता है। याद कैसे करेंगे? लार, माइलेज आपका मतलब माइलेज, आपके मुंह का माइलेज इतना अच्छा होता है कि लार आने लग जाता है खाना देखते ही, है ना। तो माइलेज अच्छा होना चाहिए किसका? आपके मुंह का माइलेज अच्छा होगा, लार ज्यादा आएगा। पॉलीसिथेमिया कहलाता है। व्हाट इज पॉलीसिथेमिया कॉल्ड? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में अधिक वृद्धि, सफेद रक्त कणिकाओं की संख्या में अधिक वृद्धि, प्लेटलेट्स में वृद्धि या प्लेटलेट्स में कमी? याद रखिएगा ये है आपके ग्रेटर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। पॉलीसिथेमिया जो है ये ब्लड कैंसर भी कहलाता है, ठीक है, तो ये आपका ब्लड कैंसर भी कहलाता है। तो आरबीसी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। फिर भूख, प्यास, थकान आदि का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? हंगर, थ्रस्ट, फटीग एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ब्रेन? ये आपके किससे रिलेटेड है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। आपका जो हाइपोथैलेमस है वो भूख, प्यास, थकान ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। अब देखिए भूख वगैरह लगेगी तो आप क्या हो जाएंगे? हाइपर हो जाएंगे, तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है ये सारी चीजें। फिर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट में आपको सबसे अच्छा एग्जांपल किसका याद आएगा? C6H12O6 ग्लूकोज का, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि ये 1:2:1। तो यहाँ पे 1:2:1 में है आपका कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप कोई सा भी याद करेंगे उस हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट का भी बता सकते हैं रेशियो। किसी विटामिन की कमी के कारण रक्त की कमी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज अनीमिया? यहाँ पे मैंने विटामिन का नाम ना देके उसमें जो आपके अम्ल होते हैं उसका नाम दिया है, जैसे कि फॉलिक अम्ल, बायोटीन, नियासिन या फिर आपका स्कॉर्बिक अम्ल। तो याद रखिएगा जब हम रक्त की कमी की बात करते हैं ये होता है आपका B9 से। B9 किसके लिए है? आपके फॉलिक अम्ल के लिए। तो अब जो आपका फॉलिक अम्ल है उसके कारण आपको एनीमिया हो सकता है। आयरन वगैरह तो आपने बहुत पढ़ा है, अब ये भी याद रखिएगा फॉलिक अम्ल B9, इसकी वजह से भी विटामिन B9 की कमी से भी आपको अनीमिया हो सकता है। फिर डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम आपका क्या है? एक ये अनुवांशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक्स डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डीएनए की संरचना में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, आरएनए की संरचना में परिवर्तन या गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, याद रखिएगा नंबर चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे जो आपका 21 वाला क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ये प्रॉब्लम होती है। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक बीमारी है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर आता है सिकल सेल एनीमिया का क्या कारण है? व्हाट इज कॉज्ड बाय सिकल सेल एनीमिया? यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है विकृत हो जाती है ना, डिफॉर्म हो जाती हैं। जो आपकी आरबीसी है, सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर ये आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जो है वो विकृत हो जाते हैं। जो आपका रेड ब्लड सेल्स है डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है, उसका थोड़ा शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो याद रखिएगा ये आपके आरबीसी के डिफॉर्म शेप से रिलेटेड है सिकल सेल एनीमिया।
भारत में फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, मध्य प्रदेश में फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बीन एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है? याद रखिएगा ये है इंदौर में। हम प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपके मेट्रो सिटी में ही करेंगे, हमारी मेट्रो सिटी मिनी मुंबई इंदौर, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? मीजल्स, आपका खसरा, टाइफाइड, चेचक या मलेरिया? ये है आपका कौन सा? टाइफाइड। याद रखिएगा टाइफाइड जो है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है ना। यहाँ पे आपको जितने भी मेन है वो याद रखने हैं कौन किसकी वजह से होता है। सतत विकास की व्याख्या सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? वेयर वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट एक्सप्लेन्ड? कहाँ की गई थी? ये मैंने आपको बताया है, ये हुआ था आपका ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंडलैंड की रिपोर्ट आई थी, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहले डेफिनेशन आई थी, पहली बार इसके बारे में बताया गया था। फिर लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं व्हाट आर द प्लांट ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल कॉल्ड? यहाँ पे सलाइन सॉइल्ड में याद रखना है आपको, लवणीय अगर मृदा है, बहुत ज्यादा सलाइन है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे आपको हेलोफाइट, ठीक है। हेलाइन से रिलेटेड हेलाइन, सलाइन, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं हेलोफाइट। या फिर आप लवण वाली जो मिट्टी है उसमें हम हेलो बोलते हैं, हेलो, तो हेलो बोलेगा आपका कौन सा? पादप। तो हेलाइन आप उससे भी याद कर सकते हैं, हेलोफाइट, है ना। फिर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल किया गया है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2023? इसमें कौन सा है? ये है आपका ग्वालियर। ग्वालियर ही है, बढ़िया अच्छे, वहां से बड़े बड़े आपका ग्वालियर किला हो गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, तो हम उसको थोड़ा सा क्रिएटिव सिटी बना सकते हैं, तो ग्वालियर हो गया हमारा क्रिएटिव सिटी के अंतर्गत। फिर हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य? याद रखिएगा हम राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव हर घर वाटर सर्टिफिकेशन? ये है आपका गोवा, ठीक है। गोवा में याद रखिएगा, गोवा में बहुत सारे लोग गोवा घूमने जाना चाहते हैं, तो वहां सब घर में पानी पहुंच चुका है, ठीक है। तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त राज्य बन चुका है। आदिगुरु शंकराचार्य स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित है? ये आप सबको पता है, कहाँ है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा, जिले हैं, तो जिला कौन सा होगा? खंडवा, ठीक है। तो ये स्टैच्यू ऑफ वननेस। फिर नाटो, ये आपका करंट का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नाटो अंतरराष्ट्रीय संघ में कुल कितने देश शामिल हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन नाटो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? धीरे धीरे यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद 2 नए देश हो गए हैं शामिल, अब हो गई है टोटल संख्या 32। फिनलैंड और स्वीडन दोनों आपके वो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो शामिल हो गई हैं किसमें? नाटो में, ठीक है। फिर भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? इन विच कंट्री हैज इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन सितवे पोर्ट? सितवे पोर्ट याद रखिएगा, ये आपके कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा म्यांमार में। हम जो है आपका ये इलाका है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये आपका इंडिया वाला जो इलाका है, ये इंडिया वाला इलाका, यहाँ पे आपका भी बांग्लादेश आ गया, यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहाँ पे आपका म्यांमार, तो हम म्यांमार से कनेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट वाला जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे म्यांमार में है आपका सितवे पोर्ट, जहां पे इंडिया ने अपना काम स्टार्ट किया है, और ये आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है उसका भाग है। तो याद रखिएगा सितवे पोर्ट म्यांमार से रिलेटेड है, जो भारत ने चालू किया है उसका संचालन। 2023 में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? विच स्टेट हैज टॉप द एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स नीति आयोग रिलीजेस इन 2023? तो याद रखिएगा निर्यात आपकी तैयारी सूचकांक में सबसे टॉप में चल रहा है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, चेन्नई सबसे ज्यादा टॉप में चल रहा है आपकी किसमें? निर्यात के तैयारी में। फिर कंप्यूटर की जहां एसेसरीज जुड़ी रहती है कहलाता है द प्लेस वेयर द एसेसरीज ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इज कॉल्ड? जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है उसके लिए, ये है आपका पोर्ट। आपके जो कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, वहां पे सारी एसेसरीज कनेक्टेड होती हैं आपका, जैसे कोई भी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सारी चीजें। फिर भारी डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड कौन सा है जिसमें वोल्टेज बढ़ने पर विद्युत धारा कम हो जाते हैं? विच इज a highly doped PN junction diode in which the current decreases as the voltage increases? तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका टनल डायोड। याद रखिएगा टनल डायोड में जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे आपकी धारा कम हो जाएगी, करंट जो है वोल्टेज बढ़ाने पे करंट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर VOLTE का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म हमें बताना है, ये आपके फोन में ऊपर हमेशा छोटा सा दिखता है, फुल फॉर्म बताना है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, याद रखिएगा वॉइस ओवर
लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एक दो बार जरूर पढ़िएगा कि आपकी वॉइस जा रही है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यहाँ पे वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एक दो बार जरूर पढ़िएगा जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, लेस टाइम लॉन्ग टर्म लेस टाइम के लिए, है ना। फिर एंड्रॉइड किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय हुम। तो एंड्रॉइड आपका आप देखेंगे एंड्रॉइड फोन बहुत सारे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें किससे रिलेटेड मिलती हैं, आपके गूगल से रिलेटेड, है ना। तो याद रखिएगा गूगल का है आपका एंड्रॉइड, एंड्रॉइड जो आपका फोन है, जो भी आपका मतलब सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किसका है, गूगल का है। मैकेनिकल आर्म किस प्रकार का रोबोट है, मैकेनिकल आर्म इज विच टाइप ऑफ रोबोट। तो मैकेनिकल आर्म आप देखेंगे जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स में आपके मैकेनिकल आर्म जो है यूज हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो वहां पे क्या होते हैं, वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, पहले से प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे पेंट करना है कार वगैरह में, तो वो मैकेनिकल आर्म आपके प्री प्रोग्राम होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा मैकेनिकल आर्म, जैसे ही आप इमेजिन करेंगे किसी फैक्ट्री में बड़ी सी मैकेनिकल आर्म लगी हुई है, वो क्या कर रही है, पेंट कर रही है कार में, तो क्या है, वो प्री प्रोग्राम्ड है। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप लर्निंग का गॉडफादर जाना जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग। ये हैं आपके, याद रखिएगा, जेफरी हिंटन, जेफरी या जॉफरी जो भी आप कहना चाहें, तो जेफरी जो है, जेफरी हिंटन जो है वो डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहलाते हैं, जेफरी। सामान्य लोगों के उपयोग के लिए विकसित पहला ब्राउजर था, द फर्स्ट ब्राउजर डेवलप फॉर द यूज बाय कॉमन पीपल वॉज, यूज फॉर द कॉमन पीपल वॉज। तो यहाँ पे है आपका, याद रखेगा, ये है आपका नेटस्केप नेविगेटर। यहाँ पे नेविगेट करने के लिए, सामान्य लोगों को नेविगेट करने के लिए पहला ब्राउजर बनाया गया था, है ना। तो आपके जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज ए सफारी, ये सब बाद के हैं। आपका नेटस्केप नेविगेटर ये पहला था सामान्य लोगों के यूज के लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैमूर पहाड़ी पर निवास करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब रिसाइड्स ऑन द कैमूर हिल। कैमूर पहाड़ी पे कौन सी करती है, कोरकू, बैगा, खैरवार, मुड़िया। जब आप एलिमिनेट करेंगे कि ये नहीं है ये नहीं है, तो फिर आपको मिलेगा ठीक है खैरवार है। खैरवार जनजाति कहाँ पे मिलेगी आपको, कैमूर में। फिर खम्ब स्वांग लोक नाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, खम्ब स्वांग फोक ड्रामा है, लोक नाट्य है, किस जनजाति से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये कोरकू से रिलेटेड है। कोरकू का हम क्या बनाते हैं, काकू। तो काकू जो है खम्ब स्वांग, ये आप कर सकते हैं कि जो काकू है हमारे, खड़े खड़े क्या करते हैं, खड़े खड़े स्वांग करते हैं, स्वांग, तो खड़े खड़े स्वांग करते हैं हमारे काकू, कोरकू से रिलेट हो जाएगा। फिर किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि में मिलता है, विच ट्राइब इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण। आपको भी पता है सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा कहीं पे अगर किसी जनजाति का है वर्णन, तो किसका है, आपकी कोल जनजाति का, है ना। रामायण में निषाद राध है जैसे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी ये सारे आपकी जनजाति वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल रखे हैं मैंने। कौन सी जनजाति खुद को महाराणा प्रताप और एकलव्य का वंशज मानती है, विच ट्राइब कंसीडर इटसेल्फ अ डिसेंडेंट ऑफ महाराणा प्रताप एंड एकलव्य। ये आपकी कौन सी, भील जनजाति। इसमें भी आपकी स्पेशली जो आपकी भिलाला जनजाति है, भिलाला, वो मानती है अपने को वंशज, है ना। फिर हो गया आपका नेक्स्ट, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध है। सीताराम कंवर जी के बारे में पूछा गया था इस बार ही आपके प्रीलिम्स के पेपर में। तो ये किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, ये हैं आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड। भीमा नायक वगैरह खाद्य नायक के साथ रहते हैं ये आपके। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड हो गए सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह, सीताराम कंवर। फिर किस जनजाति के निवास को ढाना कहते हैं, द रेसिडेंट ऑफ विच ट्राइब इज कॉल्ड ढाना। ये आपको किसको कहते हैं, भारिया। और मैंने आपको रिलेट भी कराया था कि बहुत भार है, भार की वजह से क्या होता है, भार की वजह से पूरा का पूरा जो घर है वो ढह जाता है। तो ढह गया मतलब ढाना, भार की वजह से ढह गया, तो भारिया हो गया ढाना से रिलेटेड। फिर लोक साहित्यकार जागनिक या जागनिक किस वंश के दरबारी कवि हैं, फोक राइटर जागनिक वॉज कोर्ट पोएट ऑफ विच डायनेस्टी। किसके हैं, जागनिक ने लिखी है आल्हा उदल। आल्हा उदल, आल्हा उदल किसके सेनापति थे, परमार्दी देव के। परमार्दी देव किससे रिलेटेड हैं, आपके चंदेल वंश से। तो याद रखिएगा चंदेल, ये जागनिक को रिलेट करना हो तो आपके जगनिक जो है मतलब चंदेल मतलब आपका चंद्रबिंदी वगैरह कुछ लगा के रखते थे या बहुत ज्यादा टीका लगा के रखते थे, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चंदेल किससे रिलेटेड हो गया आपका, जागनिक, परमार्दी देव। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर वार वी शंकर शाह रघुनाथ शाह अवार्ड स्टार्टेड। तो वी शंकर और रघुनाथ शाह अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था,
याद रखिएगा ये हुआ था आपके 2008 में। शंकर शाह और रघुनाथ शाह अड़ गए थे, 8 मतलब अड़ गए थे कि हमारे मतलब नाम से सम्मान शुरू किया जाए। फिर अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अंडर विच आर्टिकल इज द रिजर्वेशन गिवन टू शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा? ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन किसके अंतर्गत है? ये है आपका अनुच्छेद 330। ठीक है, 330 याद रखिएगा। 30 से भी याद कर सकते हैं आप, जब आप 30 साल के हो जाएंगे तो लोकसभा में आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर गोंड से संबंधित लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पर्सन डूइंग आयरन रिलेटेड वर्क इन गोंड ट्राइब कॉल्ड, तो आपको पता है ये है आपके अगरिया। लोहे आपके हो गए अगरिया, जो मतलब लोहे का काम करते हैं ये, और अगरिया आपके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। घोटुल पाटा लोकगीत, याद रखिएगा हम लोकगीत की बात कर रहे हैं। घोटुल आपकी प्रथा है, घोटुल पाटा या खाहुल पाटा एक आपका क्या है? ये लोकगीत है, बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। घोटुल पाटा फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू बघेलखंड रीजन। यह गीत मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ। आपको सत्य कथन बताना है, तो याद रखिएगा ये दोनों आपके बिल्कुल सत्य हैं, है ना, 1 और 2 दोनों सही है। पहली बात तो ये मृत्यु गीत है, उसके अलावा घोटुल पाटा या खाहुल पाटा बघेलखंड वाले इलाके से संबंधित है ना, आपका मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ इलाका है वहां। फिर किस जनजाति का मुखिया नायक कहलाता है? हेड ऑफ विच ट्राइब इज कॉल्ड नायक? तो ये किसका है? आपके बंजारा का। ठीक है, तो आपका बंजारा का क्या कहलाता है? मुखिया जो है वो नायक कहलाता है। बंजारा क्या करते हैं? डांस वगैरह करते हैं, तो किसी एक को नायक बना के रखते हैं कि ये हमारा नायक है, ये नायिका है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक सारे आपके क्वेश्चन हो गए हैं, और आपने सारे के क्वेश्चन जो हैं अपने रफ में कैलकुलेट करिएगा कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। बहुत सारे आपके आसान भी मैंने क्वेश्चन रखे थे, जैसे आपके पेपर में आते हैं कि कुछ आपका इजी पोर्शन है, कुछ आपका टफ पोर्शन है। सारे मिक्स क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपके नंबर कितने आए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।